बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के पॉपुलर प्रश्नों के बारे में। ये वो प्रश्न हैं जो स्टूडेंट राजनीति विज्ञान से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से पीजीटी की तैयारी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये सारे जो प्रश्न हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो प्रश्न हैं जो कि लगातार, चाहे ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हो, ये प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर जो इस वीडियो का आपको फायदा लेना है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पेज पर हैं तो मंजीत कुमार के नाम से हमें फॉलो जरूर करिएगा। आइए बिना समय गंवाते हुए आज की हम महत्वपूर्ण वीडियो पर अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा किसे अधिक महत्व दिया जाता है? आप लोग अगर जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर लिखा है सर्वाधिकारवाद। तो आपको पता होगा कि राजनीति विज्ञान में बहुत सारी विचारधाराएं हैं। अगर जो हम बात कर लें उदारवाद की, व्यवहारवाद की, पूंजीवाद की, व्यक्तिवाद की, साम्यवाद की, आदर्शवाद की, तो बहुत सारी विचारधाराएं हैं। उन्हीं विचारधाराओं में से एक विचारधारा आता है सर्वाधिकारवाद। तो कह रहा है कि सर्वाधिकारवाद जो विचारधारा है वो किस चीज पर ज्यादा महत्व देता है, यानी कि व्यक्ति की अपेक्षा और किस पर महत्व देता है। तो हम जितने भी विचारधाराओं को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई विचारधारा राज्य को ज़्यादा महत्व देती है, कोई विचारधारा सरकार को ज़्यादा महत्व देती है, कोई विचारधारा समुदाय को ज़्यादा महत्व देती है। तो वही प्रश्न कह रहा है उसी तरह से कि अगर जो हम सर्वाधिकारवाद की बात करें तो सर्वाधिकारवाद व्यक्ति की अपेक्षा किससे ज़्यादा महत्व देती है? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा तो ये सर्वाधिकारवाद व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को ज्यादा महत्व देती है। किसको महत्व देती है? राज्य को ज्यादा महत्व देती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद करिएगा इसको, स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न कई बार पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राजनीतिक विचार आत्मरक्षा को प्राकृतिक अधिकार मानता है? यहाँ विचार नहीं रहेगा बल्कि विचारक रहेगा। कौन सा राजनीतिक विचारक आत्मरक्षा को प्राकृतिक अधिकार मानता है? यानी कि अगर जो हमारे ऊपर कोई व्यक्ति हमला करता है तो हमें आत्मरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है। कौन कहता है? ये हाब्स कहता है कि आत्मरक्षा जो है वो व्यक्ति का क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टेटमेंट कहा गया है हाब्स के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ये स्टेटमेंट से प्रश्न है, यानी कि कथन से प्रश्न है। तो अभी हम कथन से ही प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, आगे हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, ये जो कथन है, ये बेंथम ने दिया है। बेंथम ने दिया है और बेंथम ने उपयोगितावाद को भी बताया है। बेंथम ने उपयोगितावाद को भी बताया है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य एक समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है। राज्य समुदाय ही नहीं, सर्वोच्च समुदाय है। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये कथन से संबंधित ये अरस्तु ने कहा है, ये अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट कथन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
सब कुछ राज्य में निहित है, ये भी कथन से संबंधित है। राज्य से बाहर कुछ नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है मुसोलिनी का। मुसोलिनी का कथन है और मुसोलिनी को फांसीवाद का जनक कहा जाता है। फांसीवाद का जनक कहा जाता है मुसोलिनी को। ये भी एक विचारधारा है, फांसीवाद, नाजीवाद। तो नाजीवाद का जो जनक है वो हिटलर को कहा जाता है। अब मुसोलिनी फांसीवाद का जनक मुसोलिनी को कहा जाता है। फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो फांसीवाद का उदय इटली में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधता है। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन होगा ये कथन है वेबर का। ये वेबर का कथन है। अगला जो प्रश्न है ये भी स्टेटमेंट से संबंधित है। कह रहा है राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। तो ये कथन है सीले का। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है कि राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं। तो ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है सेवाइन कहते हैं, यानी कि एक राजनीतिक विचारक है जिसका नाम सेवाइन है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितनी भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया। सेवाइन किसके बारे में कह रहे हैं? अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया। हाब्स, यहां हो जाएगा हाब्स, ये खाली जगह था, हाब्स उनमें महानतम है। अब ये जो लाइन है ये पूरी हुई। तो ये कहते हैं सेवाइन कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी दार्शनिकों को जन्म दिया, राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया, उनमें जो सेवाइन जो हाब्स हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महान है। सभी व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। ये कथन किसका है? ये कथन है रूसो का। ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो ये भी जो कथन है ये कथन है हाब्स का। ये हाब्स का कथन है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो ये हाब्स ने किया। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जानने से पहले हमको ये राज्य की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत हैं इसको हमको समझ लेना चाहिए। तो राज्य की उत्पत्ति के मुख्य रूप से 4 सिद्धांत हैं, जैसे कि पहला सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत सामाजिक समझौते का, फिर शक्ति का सिद्धांत और चौथा है विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। तो ये कह रहा है कि इन चारों में अगर जो हम बात करें तो वर्तमान समय में जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह सर्वमान्य जो विचारधारा है, जो सर्वमान्य तथ्य है, वो कौन सी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वमान्य है? तो ये है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी
सिद्धांत। ये मानता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है उसका क्या हुआ, क्रमिक विकास हुआ है। राज्य का क्या हुआ है, क्रमिक विकास हुआ, या इसी को ऐतिहासिक भी कहते हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है, ये दिया है रूसो ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रूसो ने दिया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये भी जो कथन है, ये कथन है रूसो का। अगला प्रश्न है, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? यानी जो मनु है वो राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? यहाँ पर भी मैंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत हैं। उनमें से नंबर 1 का सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो मनु कहते हैं कि भाई जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो किस आधार पर हुई है, तो दैवी उत्पत्ति के आधार पर हुई है। तो मनु इसी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, मानवीय चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक प्रमुख कारण है। जो मानवीय चेतना, जो मानव आज का मनुष्य वो सोचता है कि जब राज्य की उत्पत्ति हुई होगी तो कैसे हुई होगी, तो उसका जो प्रमुख कारण है, जो सर्वमान्य सिद्धांत है, अभी हमने ऊपर बताया विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत कि राज्य का क्या हुआ, क्रमिक विकास हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।